स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात उस समय की है जब शांतिनगर नाम के एक राज्य पर राजा प्रभात का राज था। राजा प्रभात स्वभाव से बहुत ही अहंकारी राजा था। उसे अपनी प्रजा की भलाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसे तो बस अपना खजाना भरने से मतलब था। उसके घमंडी होने के कारण अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी राजा ऐसे घमंडी राजा को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि आस पड़ोस के कई राजा उस घमंडी राजा प्रभात को अपने यहाँ पर किसी भी काम में आमंत्रित नहीं करते थे। जहाँ तक बात किसी राजकुमारी के स्वयंवर की हो, तब तो उस राजा प्रभात को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाता था। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन अपने राजा के प्रति बहुत ही वफादार था। मंत्री की पत्नी, जो कि एक बहुत ही दयावान स्त्री थी, वो अक्सर अपने पति को समझाती कि आप महाराज को समझाते क्यों नहीं, वो हमारी प्रजा के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि आम प्रजा को परेशान करने से उनके दिल से बददुआ निकलती है। मंत्री बोला, भाग्यवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी हैसियत तो राजा के सामने एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी राजा के सामने सच बताने की हिम्मत करता है तो राजा को वो जहर के समान लगता है। अगर मैंने भी राजा के सामने सच बोल दिया तो वो मुझे मंत्री के पद से हटा देगा और मेरी छोटी सी गलती की मुझे बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है। इसीलिए इस घमंडी राजा की हाँ में हाँ मिलाने में ही भलाई है। मंत्री की पत्नी कहने लगी, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मंत्री ने कहा, भाग्यवान, गधे के सामने कितना भी मधुर संगीत बजाया जाए उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तुम क्यों अपनी अच्छी भली जिंदगी को तबाह करने की सलाह दे रही हो? मंत्री की पत्नी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे माफ कीजिए, मैं तो प्रजा की भलाई की बात कर रही थी, क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। लेकिन जब अपनी लाठी अपने ही सिर पड़नी है तो फिर आप रहने ही दीजिए। राजा प्रभात, जो कि घमंडी होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर भी था, उसके अंदर दया भावना नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अपनी प्रजा से दुगना लगान वसूल करता था। अगर प्रजा में से कोई भी लगान देने से आनाकानी करता तो राजा उसके घर से सारा धन उठवा लेता था। मंत्री की मजबूरी थी कि उसे राजा के आदेश का पालन करना पड़ता, लेकिन अब उसकी भी आदत बन गई थी। वो भी राजा की ही तरह से वर्ताव करने लगा था, कभी किसी पर कोई दया नहीं दिखाता। अगले साल शांतिनगर में भयंकर बरसात हुई और किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई। इसीलिए अब प्रजा के पास कुछ नहीं था जो वो लगान के रूप में राजा को दे पाते। मंत्री जब प्रजा के पास लगान वसूलने के लिए गया तो लोगों ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि अब तो किसी के घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा, हर कोई भूख से व्याकुल है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो अपनी प्रजा की सहायता करे। जब सभी लोगों ने यही बात की तो मंत्री ने यह बात जाकर राजा को बताई कि महाराज, इस साल भयंकर बरसात की वजह से सभी लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा तो भला वो लगान कैसे भरेंगे? इसलिए महाराज, ऐसे समय में लोगों की सहायता करनी चाहिए। राजा ने कहा, मंत्री, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक राजा हूँ, मैं भला प्रजा की सहायता कैसे कर सकता हूँ? राजा का काम तो प्रजा से कर वसूलना होता है, और फिर राज्य में बारिश मैंने तो नहीं करवाई, ये तो बादलों का काम है। और अगर प्रकृति के कारण किसानों को कोई कष्ट हुआ है तो भला राजा उसके लिए जिम्मेवार कैसे हुआ? सभी लोगों को हर हालत में कर चुकाना होगा। और मंत्री, तुमने भी आज के बाद अगर दयावान बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें राज दरबार से निकाल कर बाहर कर दूंगा। मंत्री बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो लोगों की खाल खींच कर भी उनसे लगान वसूल करूंगा। अब क्योंकि मंत्री को अपनी नौकरी प्यारी थी, उसने नगर में ये ऐलान करवा दिया कि जैसे भी हो
मेहनत करो, मजदूरी करो या दूसरे राज्यों में जाकर चोरी करो, परंतु राजा का कर तो अवश्य ही भरना पड़ेगा। सभी लोगों को 1 महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद अगर लगान जमा नहीं करवाया तो सबकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। मंत्री ने ये ऐलान तो जरूर करवा दिया था, मगर उसे मालूम था कि प्रजा के लोग ये कर नहीं दे पाएंगे, और फिर वो अपनी पत्नी के पास गया। मंत्री की पत्नी ने जब अपने पति को चिंता में देखा तो उसका कारण पूछा। मंत्री ने बताया, भाग्यवान, आज तो बड़ी मुश्किल से मेरा मंत्री पद जाते जाते बचा है। राजा तो अब प्रजा की खाल से भी लगान वसूलना चाहता है। मुझे मालूम है कि प्रजा कर दे नहीं सकती, फिर भी मैंने ये ऐलान करवा दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर लगान जमा करवाना होगा। अब प्रजा के लोगों ने लगान नहीं दिया तो राजा पक्का ही मुझे राज दरबार से निकाल देगा। बस इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही मुझे कोई उपाय बताओ कि मैं इस मूर्ख और घमंडी राजा से कैसे निपटूं, कैसे समझाऊं कि प्रजा दुखी है और लगान नहीं दे सकती। तुम ही मुझे इस मामले में कोई सलाह दो। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपने एक बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि राजा इतना पागलपन क्यों कर रहा है, क्योंकि राजा की कोई रानी नहीं है और ना ही उसका कोई परिवार है। जिस व्यक्ति का परिवार होता है उसके मन में प्रेम और दया की भावना होती है। मेरी मानिए तो आप राजा की शादी करवा दीजिए। जब उसका घर बस जाएगा, पत्नी आ जाएगी, तो वह अपने प्रेम व्यवहार से राजा का दिल जीत लेगी और वो घमंडी राजा भी हमेशा के लिए सुधर जाएगा। मंत्री ने कहा, भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि भला ऐसे मूर्ख और घमंडी राजा को कौन दूसरा राजा अपनी बेटी देगा। हमारे राजा को तो किसी राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल होने का न्योता भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी को पता है कि हमारा राजा बिल्कुल पागल है। मंत्री की पत्नी ने कहा, हमारे राजा का विवाह किसी राजकुमारी से करवाने की क्या आवश्यकता है। मेरी मानिए तो हमारी प्रजा में से ही किसी की बेटी को राजकुमारी बनाकर राजा के सामने पेश कर दीजिए। आप ही ऐसी किसी योग्य लड़की की तलाश कीजिए जो कि राजकुमारी बनने को तैयार हो, और फिर आपका फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि वो रानी बनकर आपके ही पक्ष में काम करेगी। मंत्री को अपनी पत्नी की ये बात जच गई। वो बोला, भाग्यवान, सचमुच तुम्हारे पास तो बहुत तेज दिमाग है। मैं कल ही किसी ऐसी लड़की की खोज करता हूँ जो राजकुमारी बनने के लायक हो। अगर वो राजकुमारियों जैसे कपड़े पहने तो कोई ये ना कह सके कि वो राजकुमारी नहीं है। पहनावे के साथ साथ उसके हाव भाव भी राजकुमारियों जैसे होने चाहिए, और इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं उसे 10 दिन के लिए अपने घर में ले आऊंगा और तुम उस लड़की को राजकुमारी के सभी तौर तरीके सिखा देना। मंत्री की पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 सप्ताह के अंदर ही उस लड़की को रानियों के सारे गुण सिखा दूंगी। पहले आप किसी ऐसी लड़की को ढूंढ कर तो लाइए। उसी शाम मंत्री प्रजा के लोगों के बीच में गया और उसने कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि अगर आप लोग इसी तरह से डरते रहे तो राजा हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग राज दरबार की सत्ता में भागीदार बन जाओ। लोगों ने कहा, मंत्री जी, हम भला राज दरबार में भागीदार कैसे बन सकते हैं। मंत्री बोला, राजा के पास कोई रानी नहीं है। अगर आप लोगों में से ही किसी की बेटी राजा की रानी बन जाए तो फिर आप लोगों की पकड़ राज दरबार तक हो जाएगी। रानी अगर प्रजा के बीच में से ही होगी तो वो कभी भी प्रजा पर अत्याचार नहीं होने देगी। वो हमेशा प्रजा की भलाई की ही बात करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने ही बीच में से किसी ऐसी लड़की की तलाश कर लें जो राजकुमारी बनने के योग्य हो। बाकी रह गई उस लड़की को राजकुमारी जैसा बनाने की बात, तो वो काम आप लोग मेरी पत्नी पर छोड़ दीजिए। आप लोगों के पास 3 दिन हैं और इन 3 दिनों में आप किसी राजकुमारी दिखने वाली लड़की को मेरे सामने लेकर आइए। राजकुमारी बनने के लिए कई लड़कियां तैयार हो गईं और फिर मंत्री ने उनमें से एक लड़की को चुन लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। मंत्री की पत्नी ने उस लड़की को पहले तो राजकुमारियों जैसे वस्त्र पहनाए और फिर उसे राजकुमारियों जैसा रहने सहने
और खाने पीने के तौर तरीके सिखाए, फिर बात करने का तरीका समझाया। इस तरह से इस काम में पूरे 10 दिन का समय लग गया। उस लड़की का नाम कजरी था, लेकिन मंत्री ने उसका नाम राजकुमारी रख दिया। अब वो राजा के दरबार में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तब मंत्री ने उसे समझाया कि राजा के सामने मैं कहूंगा कि तुम मुझे जंगल में मिली हो, लेकिन तुम राज दरबार में किसी के भी सामने मेरे बारे में जिक्र मत करना। जब राजा के सामने हम जाएंगे तो वो तुमसे तुम्हारा परिचय जानना चाहेगा। जब वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो तुम राजकुमारी बताना। भूल से भी तुम अपना असली नाम कजरी उसके सामने मत कह देना। वो पूछेगा कि तुम किस राज्य की राजकुमारी हो तो तुम बताना कि मैं 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी हूँ। राजा अगर पूछेगा कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आ गई तो कह देना कि मेरे पिता के पास तेज गति से चलने वाले कई समुद्री जहाज हैं और तुमने में से किसी एक जहाज पर बैठकर समुद्र की सैर करने का फैसला किया था, लेकिन वो समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुम बहकर इस राज्य में पहुंच गई। राजा से कहना कि वो तुम्हें या तो तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दे या फिर तुमसे विवाह कर ले। बाकी का काम मैं खुद संभाल लूंगा। मंत्री राजकुमारी को लेकर राजा के दरबार में आ गया। मंत्री की पत्नी ने उस लड़की को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजाया था। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी तो उस लड़की को देखते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। राजा ने आज तक इतनी सुंदर राजकुमारी नहीं देखी थी। उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, ये राजकुमारी कौन है और आपके साथ कैसे आई? तब मंत्री ने बताया, महाराज, ये लड़की एक राजकुमारी है और ये मुझे हमारे राज्य के दक्षिण के जंगलों में मिली है। ये अकेली बेचारी बहुत ही परेशान थी, तो मैं इसे दरबार में आपके पास लेकर आया हूँ कि आप इस राजकुमारी की कुछ सहायता कर दीजिए। राजा ने पूछा कि ये किस राज्य की राजकुमारी है और उसके पिता कौन है? तब लड़की ने बताया, महाराज, मेरा नाम राजकुमारी है। मैं 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी हूँ। इसके बाद राजकुमारी ने वही सब बातें कहीं जो योजना के अनुसार मंत्री ने उसे समझाई थी। राजकुमारी की सारी बातें सुनकर राजा ने कहा, बताइए राजकुमारी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजकुमारी ने कहा, महाराज, आप या तो मुझे मेरे माता पिता के पास भिजवा दीजिए या फिर मुझसे विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप बताइए कि हम इस राजकुमारी की सहायता किस तरह से कर सकते हैं? मंत्री बोला, महाराज, इस राजकुमारी को इसके राज्य तक पहुंचाना तो संभव नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इस राजकुमारी के साथ विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये राजकुमारी सूरत और सीरत दोनों में ही बहुत भली है और फिर हमारे महल में भी कोई रानी नहीं है। रानी के बिना ये महल सूना पड़ा है। राजा ने कहा, मंत्री जी, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। मुझे भी एक रानी की कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं राजकुमारी से विवाह करने को तैयार हूँ। आप अभी जाकर पंडित जी को बुलाकर लाइए। ये शुभ काम अभी और इसी समय हो जाना चाहिए। मंत्री बोला, महाराज, पंडित को बुलाने की क्या आवश्यकता है? राजगुरु तो दरबार में आने ही वाले हैं, वही इस शुभ कार्य को निपटा देंगे। उसके बाद आप इच्छा इच्छा से दान पुण्य कर देना और इस शुभ अवसर पर अगर महारानी जी की कोई इच्छा हो तो उसे भी पूरा कर देना। राजा ने कहा, अवश्य मंत्री जी, हम अपनी रानी की हर इच्छा विवाह के इस अवसर पर पूरी कर देंगे। रानी के मन में जो कुछ भी होगा वो मुझसे मांग सकती है। जैसे ही राजगुरु दरबार में आए तो राजा ने कहा कि वो इसी समय राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। राजगुरु ने कहा, राजन, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। और फिर उसी समय राजा का विवाह संपन्न हो गया। तब मंत्री ने कहा, महाराज, अब रानी के हाथों से कुछ दान पुण्य भी करवा दीजिए। महारानी जी की कोई इच्छा हो तो उसे पूरा कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर हमारी रानी की कोई इच्छा है तो मैं उसे पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब मंत्री ने रानी से कहा, महारानी जी, अब तो आप इस राज्य की महारानी बन गई हैं। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप महाराज से मांग लीजिए। राजकुमारी बोली, महाराज, मेरे मन में हमेशा से ही यही इच्छा रही है कि जब भी मेरा विवाह होगा तो मैं अपनी प्रजा का कर
5 साल के लिए माफ कर दूंगी। राजा बोला, महारानी आप ये क्या कह रही हैं? हम अपनी प्रजा को इतनी ढील कैसे दे सकते हैं? इस तरह से तो प्रजा के लोग आलसी हो जाएंगे। अगर आप 1 साल की कर माफी करने को कहती हैं तो मैं तैयार हूँ। रानी कहने लगी, महाराज अब तक मेरी 5 बहनों का विवाह हो चुका है और वे सभी जिस भी राज्य में ब्याही गई हैं वहां के राजा ने अपनी मर्जी से रानी की बात मानी है। आपको अगर नहीं माननी तो कोई बात नहीं। ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई और आप जैसे कंजूस राजा से मेरा विवाह हो गया। राजा बोला, नहीं नहीं रानी, आप निराश ना हो। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मैं अवश्य ही उसे पूरा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि अगले 5 साल तक प्रजा से कोई भी कर वसूल नहीं किया जाएगा। मंत्री जी, आप प्रजा में ये ऐलान करवा दीजिए कि अगले 5 साल तक उनसे कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। ये सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई और मंत्री की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मंत्री की चाल कामयाब हो गई थी और उसकी ये चाल किसी बुरे काम के लिए नहीं बल्कि प्रजा की भलाई के लिए थी। अब तो राजा नई रानी को पाकर बहुत ही खुश था। वो तो कई वर्षों से ये प्रयास कर रहा था कि उसका विवाह हो जाए, परंतु नहीं हो पा रहा था। और अब जब समय आया तो उसका विवाह खुद ब खुद हो गया, और वो भी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के साथ। वो घमंडी राजा अब रानी के प्रेम में खो गया था। उसे पहली बार पता चला कि प्रेम ही सबसे मधुर चीज है। और इधर मंत्री ने पूरे नगर में यह डंका बजवा दिया कि राजा ने अपने विवाह की खुशी में रानी की बात मानकर 5 साल के लिए प्रजा का कर माफ कर दिया है। लेकिन राजपाट चलाने के लिए अब धन कहां से आएगा, इस बात की चिंता राजा प्रभात को सताने लगी। उसने अपने मंत्री से विचार किया कि हम अपने खजाने के इस घाटे को किस तरह से पूरा करें। तब मंत्री कहने लगा, महाराज निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे राज्य के जंगलों में फल और लकड़ी बहुत ही ज्यादा है, जबकि हमारे पड़ोस के राज्यों में कोई भी जंगल नहीं है। इसीलिए अगर हम उनको लकड़ी और फल बेचना शुरू कर देंगे तो हमारे खजाने में धन आ सकता है। लेकिन राजा को मंत्री की ये सलाह उचित नहीं लगी। मन ही मन में वो ये विचार कर रहा था कि मुझे अपना खजाना भरने की आवश्यकता है और इसके लिए मुझे किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। परंतु उसने ये विचार अपने मंत्री को नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि मंत्री इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीता। राजा के विवाह को अब 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। मंत्री सोचने लगा कि अगर इस दौरान राजा को पता चल गया कि महारानी कोई राजकुमारी नहीं है बल्कि एक साधारण परिवार की लड़की है तो बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर राजा के घर में कोई संतान पैदा हो जाए तो फिर राजा कुछ नहीं कर पाएगा। इसी दुविधा में मंत्री एक दिन अपने नगर के नजदीक ही रहने वाले एक महात्मा जी के पास गया और उनसे अपनी सारी परेशानी बताई कि महात्मा जी, मैंने एक साधारण परिवार की लड़की का विवाह राजा से करवा दिया ताकि हमारी प्रजा की भलाई हो सके। तब महात्मा जी ने कहा, मंत्री जी, आपने राजा का विवाह धोखे से करवाया, परंतु इसी में सभी की भलाई है। लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। राजा के पाप कर्म इतने ज्यादा अधिक हैं कि वो अभी तक नष्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से उसके घर में संतान पैदा नहीं हो रही। लेकिन साथ ही साथ अगर अभी तक राजमहल पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई तो उसका कारण रानी के पुण्य कर्म है। राजा ने तो आज तक कोई पुण्य का काम नहीं किया, लेकिन उसकी रानी धर्मात्मा है और उसी की वजह से प्रजा अभी तक सुख पा रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, समय आने पर उनके घर में संतान पैदा हो जाएगी। और फिर महात्मा जी की बात बिल्कुल सही साबित हुई। कुछ ही दिनों के बाद ये खबर मिली कि महारानी गर्भवती है। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने अपनी रानी की सेवा में कई दासियां लगा दी। लेकिन साथ ही साथ उसके मन में अपने पड़ोस के राज्य चक्रमपुर पर आक्रमण करने के विचार भी आने लगे, क्योंकि बात असल में ये थी कि एक बार चक्रमपुर के राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था और उसने इस स्वयंवर के लिए गलती से राजा प्रभात को भी निमंत्रण भेज दिया था। मगर
जब उसे पता चला कि गलती से राजा प्रभात के पास निमंत्रण चला गया है, तो उसने अपना एक दूत भेजकर अपना निमंत्रण वापस मंगवा लिया। मगर जब चक्रमपुर के राजा ने निमंत्रण वापस मंगवाया, तो अब राजा प्रभात उस स्वयंवर में नहीं जा सकता था। उस वक्त राजा प्रभात के मन पर गहरी चोट लगी थी और उसने इसे अपना भारी अपमान समझा था। इतना बड़ा अपमान तो आज तक किसी ने उसका नहीं किया था। इस बात की नाराजगी हमेशा राजा प्रभात के मन में थी। वो तो बस मौके की तलाश में था कि किसी दिन मौका मिल जाए तो वो चक्रमपुर राज्य के राजा को दबोच लेगा। चक्रमपुर के राजा, जिसका नाम बंगा था, उसकी एक और बेटी थी जो अब विवाह के योग्य हो चुकी थी। मगर राजा को अब विवाह तो करना नहीं था, लेकिन बदले की भावना उसके मन में अवश्य थी। वो तो चक्रमपुर पर आक्रमण करना चाहता था ताकि उसका खजाना लूट सके। एक दिन उसने इस बात की चर्चा अपने मंत्री से की तो मंत्री कहने लगा, महाराज, अब आपको युद्ध का विचार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपने पड़ोस के राज्यों से अब हमें मधुर संबंध रखने चाहिए। राजा को अपने मंत्री की ये सलाह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि मेरा मंत्री तो अब सठियाता जा रहा है, इससे तो अब कोई सलाह लेना ही बेकार है। इसीलिए राजा ने अपने मंत्री की इस सलाह पर विचार नहीं किया और सोचने लगा कि अब वो किसी भी काम में अपने मंत्री की सलाह नहीं लेगा, बल्कि इसके बदले उसे किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्री पद पर रखना चाहिए। राजा ने अपने कुछ गुप्तचरों को बुलाया और चक्रमपुर राज्य पर पैनी नजर रखने के लिए कह दिया। गुप्तचरों ने ये सूचना दी, राजा बंगा अपनी छोटी बेटी का विवाह करने के लिए पूरे दल बल के साथ दूसरे राज्य वैशाली जा रहा है और वो 15 दिन के बाद आने वाली पूर्णमासी को जाएगा। आपके लिए ये एक सुनहरी मौका है उसके महल पर कब्जा जमाने का। आप पूरी तैयारी कर लीजिए चक्रमपुर पर आक्रमण करने की, क्योंकि इस तरह की लड़ाई से नुकसान बहुत ही कम होगा, जबकि राजा बंगा का पूरा खजाना आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि राजा प्रभात को चक्रमपुर राज्य पर राज तो करना नहीं था, वो तो सिर्फ वहां का खजाना लूटना चाहता था, तो उसे ये मौका बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और फिर वो दिन भी आ गया जब गुप्तचरों ने उसे सूचना दी कि महाराज, रास्ता साफ है, अब आप हमले की तैयारी कर लीजिए। राजा प्रभात ने योजना के अनुसार चक्रमपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी और उसका सारा खजाना लूट लिया। जब तक राजा बंगा अपने नगर में वापस आया तो उसका महल पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसका खजाना अब बिल्कुल खाली था। उसके पास अब अपने सैनिकों को देने के लिए भी वेतन नहीं बचा था। इस तरह से राजा बंगा अब कंगाल हो चुका था। इधर राजा प्रभात अब खुश था कि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। अब राजा प्रभात बिल्कुल निश्चिंत था, लेकिन मंत्री को ये बात मालूम थी कि चक्रमपुर का राजा बंगा इस बात को नहीं भूलेगा। वो अवश्य ही इसका बदला लेने की फिराक में रहेगा। एक समय वो था जब मंत्री राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था, लेकिन इस विषय में उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मंत्री ये बात अब रानी से भी नहीं कह सकता था, क्योंकि जब से वो गर्भवती हुई थी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और किसी भी गैर मर्द को महारानी से मिलने की इजाजत नहीं थी। समय गुजरने लगा और फिर एक दिन वो भी आ गया जब रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। राजा को इंतजार था कि कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जब दाई राजा के सामने पहुंची तो वो बहुत ही उदास थी। राजा ने कहा, दाई, तुम उदास क्यों हो? मुझे ये बताओ कि रानी ने बेटे को जन्म दिया है या बेटी को? दासी कहने लगी, ऐसी बात नहीं है महाराज, असल में महारानी ने एक बड़े ही विचित्र बच्चे को जन्म दिया है, जिसका मुख तो सामान्य बच्चों की तरह है, लेकिन बाकी का शरीर पत्थर का है। ऐसी बच्ची तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और ना ही कभी सुनी। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। जब वो रानी के कमरे में गया तो देखकर हैरान रह गया कि बच्ची का तो सिर्फ मुख ही जिंदा था, बाकी का शरीर निर्जीव पत्थर का था। राजा ने रानी से कहा, रानी, हम ऐसी विचित्र बच्ची का क्या करेंगे? रानी ने कहा, महाराज, अब तो इसी हालत में हमें इसका पालन पोषण करना होगा, आगे जैसे प्रभु की इच्छा। राजा को उम्मीद थी कि रानी ये कहेगी कि इस विचित्र बच्ची को जंगल में ले जाकर फेंक दो, मगर ये रानी तो
इस पत्थर के बच्चे को ही अपना बच्चा मान रही है। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऐसी विचित्र बच्ची को अगर वो अपने महल में रखेगा तो सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी बच्ची को महल में रहने का कोई हक नहीं है। और फिर एक दिन राजा अपना मन बहलाने के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जब राजा जंगल में पहुंचा तो उसे वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। राजा उसके नजदीक गया और पूछा, देवी आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? वो लड़की कहने लगी कि मैं एक राज्य की राजकुमारी हूँ। मैंने राजा प्रभात का बहुत ही नाम सुना था और उसके साथ मेरी विवाह करने की इच्छा थी और इसी काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि राजा का तो पहले से ही विवाह हो चुका है और वो भी एक गरीब किसान की बेटी से। राजा ने कहा, देवी आपकी ये बात सच नहीं है, मेरी रानी एक राजकुमारी है। उस लड़की ने कहा, नहीं राजन, ये बात सच नहीं है। सच तो ये है कि आपकी पत्नी एक गरीब किसान गिरधर की बेटी है। अगर आप पता करना चाहें तो इस बात का पता कर सकते हैं। मेरी बात अगर झूठ निकली तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिएगा, लेकिन अगर सच निकली तो बताइए आप क्या करेंगे? राजा ने कहा, तो फिर मैं उसको महल से निकालकर तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। वो लड़की कहने लगी, महाराज अब आप ये भी जान लीजिए कि आपकी रानी का नाम राजकुमारी नहीं बल्कि कजरी है और उसकी एक दूसरी बहन भी है जो हूबहू बिल्कुल उसी के जैसी दिखती है। राजा ने उस लड़की को अपने साथ लिया और अपने ही राज्य के गिरधर किसान के घर जा पहुंचा। किसान के घर पर हूबहू एक वैसी ही लड़की थी जैसी कि राजा की रानी थी। उसे देखकर राजा को तो एक बार यही लगा कि ये उसी की रानी है। किसान ने जब राजा को अपने घर में देखा तो डर के मारे वो कांपने लगा। राजा ने उसे फटकारते हुए पूछा कि तुम्हारी दूसरी बेटी कजरी कहाँ पर है? उस समय किसान ने राजा से सच्चाई नहीं छुपाई। उसने बता दिया कि महाराज मेरी बेटी कजरी तो आपकी रानी है, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो मंत्री जी की है, वही मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। राजा को अब सारी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। वो समझ गया था कि मंत्री ने मुझे धोखा दिया है और किसानों का 5 साल का लगान माफ करने का ये षड्यंत्र मंत्री ने ही रचा था। राजा ने उस लड़की से कहा, देवी मैं शर्त हार गया हूँ और अब आप ही मेरी महारानी हो। मेरे साथ मेरे महल में चलिए। ये लड़की तो इसी काम के लिए यहाँ पर आई थी। वो राजा के साथ उसके महल में चली गई। महल में आते ही राजा मंत्री पर भड़क गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री और रानी दोनों को कारागार में डाल दिया जाए और साथ ही उस पत्थर की राजकुमारी को जंगल में ले जाकर फेंक दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। उधर जंगल में संचित नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ लकड़ियां काटने के लिए आया था। जब वे दोनों अपने घर लौट रहे थे तो उनकी नजर इस विचित्र बच्ची पर पड़ी। लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो तो ये कैसा विचित्र जीव है, मैंने तो ऐसा जीव पहले कभी जंगल में नहीं देखा। लकड़हारे की पत्नी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसके उठाते ही वो लड़की एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। लकड़हारे की पत्नी लकड़हारे से कहने लगी, अरे आप तो इसे विचित्र जीव बता रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ही सुंदर परियों जैसी बच्ची है। लगता है कोई इसे इस जंगल में फेंक गया है। असल में लकड़हारे की पत्नी एक बहुत ही धर्मात्मा स्त्री थी और उसके पुण्य कर्मों की वजह से ही बच्ची उसके हाथ में आते ही एक सुंदर बच्ची बन गई। लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, अब यही हमारा सहारा बनेगी, हम इसका पालन पोषण अपने घर पर करेंगे। वे दोनों उस बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। इधर राजा अपनी नई महारानी को लेकर महल में आ चुका था। वो महारानी कोई और नहीं बल्कि चक्रमपुर के राजा की एक दासी थी जो कि भेष बदलकर बदला लेने के लिए आई थी। महल में पहुंचते ही राजा ने ये ऐलान कर दिया कि आज से ये हमारी नई महारानी हैं और सभी को इनके आदेश का पालन करना होगा। महल के सभी दास दासियों ने नई महारानी का स्वागत किया और फिर एक दिन मौका पाकर नई महारानी ने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। राजा कई घंटों तक बेहोश रहा। इस दौरान नई महारानी ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को बुलाया
और राजा का सारा खजाना उठाकर चक्रमपुर ले गई। अब क्योंकि नई रानी को महल में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसीलिए किसी ने भी रानी का विरोध नहीं किया। कुछ घंटों के बाद जब राजा को होश आया तो उसने अपने खजाने को खाली पाया। साथ ही साथ महल के दास दासियों और पहरेदारों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, महाराज, आपकी नई रानी सारे खजाने को यहाँ से उठाकर ले गई। अब क्योंकि आपका ही आदेश था कि रानी के हर आदेश का पालन किया जाए, इसीलिए किसी ने भी उनको नहीं रोका। अब तो राजा अपना सिर पीटने लगा। परेशान होकर राजा उसी समय अपने राजगुरु की शरण में गया और उनसे अपनी सारी समस्या कह सुनाई। तब राजगुरु ने कहा, राजन, ये सब तुम्हारे किए गए पापों का ही फल है जो तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारी पहली पत्नी और मंत्री तो तुम्हारी भलाई चाहते थे, लेकिन तुमने उनकी एक ना सुनी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम उन दोनों को कारागार से निकलवा दो और वो बच्ची जिसे तुमने पत्थर समझकर जंगल में फेंकवा दिया था, वो संचित नाम के एक लकड़हारे के पास है। क्योंकि लकड़हारे की पत्नी बहुत ही धर्मात्मा थी, इसलिए उसका स्पर्श पाते ही वो बच्ची एक सामान्य बच्ची में बदल गई है। तुम जाओ और अपनी नन्ही सी राजकुमारी को अपने महल में लेकर आओ। अपनी रानी और अपने मंत्री से क्षमा मांग लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अपने राजगुरु की बात मानकर राजा उसी समय लकड़हारे से अपनी बच्ची को लेकर आ गया और बदले में उसने लकड़हारे को अपना सोने का हार दे दिया। राजा ने अपने मंत्री और रानी दोनों को कारागार से रिहा कर दिया और उन दोनों से क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी को रानी को सौंप दिया। राजा का अब पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसे अब अपनी रानी और अपने मंत्री से कोई शिकायत नहीं थी। राजा ने अपनी प्रजा में ये घोषणा करवा दी कि जब तक उसकी रानी नहीं कहेगी तब तक प्रजा से कोई कर नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद राजा ने अपनी रानी के साथ और अपने मंत्री की सलाह पर उस राज्य पर कई सालों तक राज किया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।